इकोलॉजी में कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ा है, जो इकोलॉजी का जो स्ट्रक्चर फंक्शन एंड यूनिट होता है वो ऑर्गेनिज होता है। ऑर्गेनिज से स्टार्ट होता है और अर्थ तक खत्म होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज का परिभाषा पढ़े, वह यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकता है। उसके अलावा स्पेसीज पढ़े कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो इंटरब्रीडिंग कर सके स्पेसीज कहलाते हैं। कम्युनिटी पढ़े, कम्युनिटी के बारे में आप लोगों ने बताए थे पिछले क्लास में। अच्छा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है? बहुत सारे ग्रुप को मिलाकर के सेम ग्रुप को पॉपुलेशन कहते हैं। और जब किसी एरिया में बहुत सारे पॉपुलेशन होते हैं तो उसी को कम्युनिटी कहा जाता है। और जब कम्युनिटी में हम इन्वायरमेंट जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, है ना। उसके अलावा आपको बताया था वेदर क्या होता है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ रहे थे। कितना नंबर हो गया था देखो जरा सा? 16 हो गया था। 17 में देखो दो टर्म है, ध्यान रखना। एक हाइबरनेशन और दूसरा एस्टिवेशन। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। हाइबरनेशन मतलब क्या होता है और एस्टिवेशन, हाइबरनेशन मतलब होता है विंटर स्लीप। इसका मतलब स्लीप मतलब यहां पर है छुपना। जब विंटर का सीजन आता है तो छुप जाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पोलर बेयर। आप लोग जानते हो कि ध्रुव पर 6 महीने दिन 6 महीने रात होते हैं, वह बहुत ठंड रहता है। तो वहां पर जब ठंड का जो प्रकोप होता है जिस समय, उस समय पोलर बियर क्या होते हैं, ये छुप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, है ना। खाली बस शिकार करने के लिए बाहर निकलेंगे, बाकी ये गुफाओं वगैरह में ये छुपे रहते हैं क्योंकि इतना ज्यादा ठंड होता है। ठीक है। एस्टिवेशन इसका मतलब होता है समर स्लीप। तो समर स्लीप मतलब समझ रहे हो कि गर्मी से बाहर चल जाना। जैसे रेगिस्तानों वगैरह में देखते हो कंगारू रेट वगैरह होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं अपने बिल वगैरह में चले जाते हैं, है ना। तो ये हुआ समर स्लीप। याद रखने का क्या ट्रिक होता है? एस आया ना तो समर स्लीप होता है, एस नहीं आया। नेशन दोनों में है, एस्टिवेशन हाइबरनेशन, दोनों मतलब ही होता है छुपना। कब छुपना है? एस फॉर समर, उसके बाद दूसरा हमेशा विंटर स्लीप हो जाएगा। समर स्लीप मतलब स्केप, स्लीप मतलब यहां हुआ स्केप करना, मतलब गर्मी, समर मतलब गर्मी से स्केप कर जाना, है ना। और यहां पर भी वही है, स्केप ही कर जाना, सेम ही बात है दोनों का। कोई दिक्कत? उसके बाद तीसरा जो होता है ये बड़ा 19वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल बहुत चीजें हैं, जैसे कंगारू रैट, या फिर डिजर्ट एनिमल लिख दो एग्जाम्पल। डिजर्ट एनिमल सभी छुपते हैं। मेढक गर्मी में निकलता है, देखते हो सब बिल में रहता है, बरसात आएगी निकल जाएगा। 19 नंबर, 19 नंबर लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? पृथ्वी, ये मान लो पृथ्वी है, ये है इसका इक्वेटर। इक्वेटर से जो जो हम लोग दूर चलते हैं उस लेंथ को कहा जाता है, डिस्टेंस को कहा जाता है लैटिट्यूड। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, अभी जस्ट बनाएंगे, टेंशन मत लो। इक्वेटर से जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, मतलब जमीन पर चलना क्या कहलाता है? लैटिट्यूड। तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। अगर आप इक्वेटर से दूर जा रहे हो तो उसको लैटिट्यूड कहा जाता है, भूगोल वगैरह में भी ये पढ़ा जाता है। उसके बाद 20वां नंबर जो है वह है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब होता है नीचे से ऊपर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अबव, है ना। डिस्टेंस अबव
अर्थ सरफेस, जैसे पहाड़ वगैरह को नापते हैं हम लोग, समुद्र तल से मापा जाता है ना, समुद्र तल से हाइट इतनी है ना, जो भी है एवरेस्ट की ऊंचाई जैसे 9,900 कुछ किलोमीटर है, मीटर है, तो समुद्र के तल से मापा जाता है ना। मिस्र का पिरामिड है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पिरामिड है जो तल से ही मापा जाता है। अब इसमें देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे अभी, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड। ये आपको बायोडाइवर्सिटी में काम आएगा। ध्यान देना, ये सबसे बीच वाला जो रेखा होता है इसको कहा जाता है इक्वेटर। हिंदी में आप इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इक्वेटर जो होता है पृथ्वी के केंद्र से गुजरता है, मतलब बीचों बीच गुजरता है। इसको 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। जो जो बढ़ेंगे, ये 20 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री, है ना। इधर की क्या होता है भाई, साउथ होता है, नॉर्थ पोल ये होता है ना, ऊपर नॉर्थ ही होता है ना। तुम लोग फिजिक्स में नहीं पढ़े हो जी ये बोला, इधर साउथ पोल, हाँ उससे कोई मतलब नहीं है। तो इधर भी क्या होगा, इधर भी 20 डिग्री, इधर या उधर एक ही बात है, ये 40 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है। अब 0 डिग्री से 20 डिग्री चाहे साउथ जाओ चाहे नॉर्थ जाओ, उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल एरिया। क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉपिकल एरिया। इधर भी सेम है। ट्रॉपिकल एरिया के बाद कहा जाता है सब ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया। उसके बाद ट्रॉपिक के बाद आता है टेम्परेट एरिया, 40 डिग्री से 60 डिग्री, सबका 0 से 20, 20 से 40, इधर देखो 40 से 60 टेम्परेट। अब ऊपर की ओर क्या है, आर्कटिक है, क्या है, आर्कटिक पड़ता है महासागर। और इधर साउथ में सबसे नीचे क्या पड़ता है, अंटार्कटिक का महासागर, ठीक है, आर्कटिक अंटार्कटिक। तो इधर भी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अंटार्कटिका, दोनों तरफ सेम चीज लिखाएगा, कोई दिक्कत, दोनों तरफ सेम चीज लिखाएगा। अब देखो इक्वेटर से हम लोग जैसे जैसे पोल्स की तरफ भागेंगे, इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ भागेंगे, तैसे ही टेम्परेचर क्या होता है, अर्थ का डाउन हो जाता है। टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है, टेम्परेचर घटते जाएगा और ऊपर में बर्फ ही बर्फ। ये बात जानते हैं आप लोग, टेम्परेचर घटेगा उसके बाद रेनफॉल भी घट जाता है। रेनफॉल भी मतलब बरसात का जो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। अब टेम्परेचर घट जाएगा, रेनफॉल घट जाएगा, तो बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था। बायोडाइवर्सिटी मतलब किसी एरिया में जितने टाइप के स्पेसीज या जीव पाए जाते हैं उसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, घट जाएगा। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, आपके एनसीईआरटी से अब हटा दिया गया है, नहीं तो उसमें ग्राफ दिया था बहुत सुंदर उसको समझने के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, रेनफॉल डाउन हो रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी वहां डाउन होगा। बायोडाइवर्सिटी मतलब नंबर ऑफ एनिमल, नंबर ऑफ प्लांट, है ना, नंबर ऑफ फंगस, सब कम हो जाएंगे। वही चीज इधर भी वही चीज होगा, सेम चीज इधर भी होगा, टेम्परेचर डाउन, रेनफॉल डाउन, बायोडाइवर्सिटी डाउन। एक ही तरफ दिखाएं समझ जाओगे, दोनों तरफ तो सेम ही चीज है। अब देखो
अब हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट कौन कौन सा होता है, मतलब फॉरेस्ट इधर लिख दे रहे हैं, वो इधर भी मानोगे, दोनों तरफ एक ही तरह का फॉरेस्ट होगा। इधर मान लो 20 डिग्री में कोई फॉरेस्ट है तो इधर भी 20 डिग्री में वही फॉरेस्ट होगा, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट होता है उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन एरिया, सॉरी एरिया नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसको शॉर्ट में TRFP लिख सकते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहां भी होगा और यहां भी होगा, उसके नीचे जो फॉरेस्ट होगा उसे कहा जाएगा सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लेकिन इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। डेसिडुअस मतलब क्या होता है, पतझड़ के वन, जानते हो पतझड़, पतझड़ के जंगल जो बसंत काल में सब सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो वह 20 से 40 डिग्री में, बंद कर दो उसको, 20 से 40 डिग्री में भी रहेगा और यहां भी 20 से 40 डिग्री में रहेगा, सेम चीज। क्लियर, कोई दिक्कत। अब ये टेम्परेट रीजन आ गया 40 से 60। तो टेम्परेट रीजन में दो तरह के वन पाए जाते हैं। पहला जो वन होगा वो होगा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट याद रखना, ये दोनों एक साथ रहेगा, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें दो भागे होंगे और नीचे होगा टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट, ये हो गया। और अंटार्कटिका में जो फॉरेस्ट होगा उसको कहा जाता है टुंड्रा। नाम सुने होंगे आप लोग, टुंड्रा नाम सुने हो, सर्च करना आप लोग गूगल में, ये गूगल नहीं यूट्यूब में सर्च करना, टुंड्रा आपको दिखाएगा, है ना, अंटार्कटिक रीजन में आता है। तो ये जंगल हो गए आपके, अलग अलग फॉरेस्ट हो गए। तो सबसे ज्यादा जो अच्छा बायोडाइवर्सिटी की बात करें, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, इससे कम ये होगा, इससे कम ये होगा। ये कोनिफेरस फॉरेस्ट जो ऐसा जंगल होते हैं जिनका पत्ता जो होता है कोण के जैसा होता है, समझ रहे हो, कोनिफेरस फॉरेस्ट। उसके बाद टुंड्रा फॉरेस्ट, तो यहाँ पे जंगल बहुत नाम का होता है क्योंकि यहाँ पर हाइट बहुत लो टेम्परेचर होता है, वर्षा भी नहीं होता, इसलिए बहुत कम होता है। इसलिए ध्रुवों पर आपको आदमी ने, ध्रुव पर अब आपको ध्रुवीय मानव नाम सुने होंगे, मतलब बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम एनिमल मिले, इतना ठंड पड़ता है ना। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम कहाँ होगा, बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल में, उसके बाद कम होते जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। आप लोग 3rd चैप्टर निकालो, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अरे भाई इसको नहीं लेना था, 3rd चैप्टर है ना, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। कहाँ है भाई, अच्छा हाँ। ये दिख रहा है, दिखेगा, बड़ा होगा ये, चलो बड़ा हो रहा है, इतना में दिख रहा है, इतना में दिख गया,
इतना में दिख जाएगा ना सबको? ठीक, दिख रहा होगा सबको? नहीं दिख रहा है तो एनसीईआरटी अपना निकाल सकते हो। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्पेसीज देयर इज पैटर्न डाइवर्सिटी। ये लैटिट्यूड लिखा हुआ है, आप लैटिट्यूड समझ गए? इक्वेटर से जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, है ना? तो उसी के लिए लिखा हुआ इन जनरल स्पेसीज डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू आवर पोल। सही बात है। स्पेसीज डाइवर्सिटी क्या हो रही है? इसी को एनसीईआरटी क्या लिखी है? स्पेसीज डाइवर्सिटी। एक ही बात है, क्या लिख रहा है? बात समझे? हाँ बोलो जोर से। ये बात समझ गए? विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन, कोई अपवाद, बहुत कम अपवाद है। ट्रॉपिक्स लैटिट्यूड रेंज फ्रॉम, कहाँ लिखा है? 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ। हम क्या लिखे हैं? 20 डिग्री इधर नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, लगभग वही है। ये थोड़ा 2-3 डिग्री बढ़ा दिया है, समझ रहे हो? इसको क्या बोला इसने? ट्रॉपिक, मतलब 0 डिग्री इधर, 23 इधर। कोई दिक्कत? ठीक है। हार्बर मोर स्पेसीज देन टेम्परेट और पोलर एरिया। कह रहा है कि इधर जो यहां पर जो स्पेसीज होगा वह ज्यादा होगा टेम्परेट और पोलर एरिया से। ऊपर पोल होता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। कोई दिक्कत? अब देखो एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया हुआ है। कोलंबिया लोकेटेड नियर इक्वेटर है 1400 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, मतलब ट्रॉपिकल में कोलंबिया है, ठीक है। यहां पर कितना स्पेसीज है बर्ड्स का? 1400। कितना है? आप लोग बोलो थोड़ा सा, दिख रहा है सबको ना? कोलंबिया है, यहाँ पे सी फॉर कोलंबिया लिख दिया, ठीक है। 1400 बर्ड्स। वाई न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ, 41 डिग्री कहाँ होगा? लगभग यहाँ नॉर्थ में। यहाँ क्या है? न्यूयॉर्क। यहां पर बर्ड्स का स्पेसीज कितना दिया हुआ है? 105 दिया हुआ है। घट रहा है ना? बायोडाइवर्सिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। एंड ग्रीनलैंड 71 डिग्री, 71 डिग्री मतलब इधर घुस जाएगा लगभग, है ना? ग्रीनलैंड 71 डिग्री है, ओनली 56 स्पेसीज है। यहां पे क्या है? 56 स्पेसीज। देख लो स्पेसीज का डाइवर्सिटी घट रहा है, मतलब बायोडाइवर्सिटी घट जाएगा। अब इंडिया, इंडिया कहां पड़ता है? यहां पर ट्रॉपिकल रेंज। हम लोग के देश से भूमध्य रेखा गुजरता है ना, पता है ना आप लोग को? भूमध्य रेखा गुजरता है, मतलब हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में हैं। अब इंडिया क्या है? इंडिया जो है, इंडिया विथ मच लैंड एरिया ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड, मतलब हम लोग के देश में 1200 स्पीसीज हैं। कोलंबिया में ज्यादा है थोड़ा, वो और इधर होगा, है ना? समझ रहे बात? तो ये चीज आप लोग समझ में आया? ए फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेटर लिखा होगा हैज अप टू 10 टाइम्स एज मेनी स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एज फॉरेस्ट इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। यूएसए किधर है? यूएसए इधर है। क्या कह रहा है? 10 गुना ज्यादा, मतलब यहां पर जो प्लांट वगैरह स्पीसीज होंगे 10 गुना ज्यादा यहां से होते हैं। कम है ना? तो यहां पे 10 गुना ज्यादा है ना। अब देखो आप ध्यान से देखे होगा, कभी आप यूएसए का ब्लॉग वगैरह देखे होगे, वहां जंगल में जाओगे ना तो आराम से चल सकते। दूर यहाँ एक पेड़ है, वहां एक पेड़ है, वहां एक पेड़ है, देखो ऐसा। वहां पर साइकिलिंग करता है, देख तो मतलब जंगल से, मतलब पहाड़ से उतरेगा, जंगल में ऐसे 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 करके घुमा लेगा। हम लोग का जंगल में घुसा के देखे, इतना झाड़ी वगैरह इतना आएगा, फंस के उसी में गिर जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, जंगल भी होगा तो उसमें तमाम तरह के हर्ब श्रब्स बड़े ट्री मिल जाते हैं। जंगल चलना मुश्किल है, लेकिन वहां पर दूर दूर होते हैं। ध्यान देखे, नहीं तो आज ही देख लेना, आपको पता समझ में आ जाएगा। वो बिल ग्रिल्स जो है, मैन वर्सेस वाइल्ड जो है, वो देखे तो जंगल में उतरेगा, आराम से चलेगा, सांप वगैरह भी आराम से देख लेगा। हम लोग का जंगल में पता कहाँ सांप बैठा, फटाक से मार देगा।
जंगल देखो, अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अमेज़न, अमेज़न जो रेन फॉरेस्ट है वो क्या है? ट्रॉपिकल। अमेज़न में औकात नहीं आप चल पाओगे वहां। सारा कुछ समझ में आ गया आपको? आया भाई? ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी में है, लेकिन यहीं पे हम लोग समझ गए ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है, ये बहुत कंसेप्चुअल। कारण क्या है? कारण डिक्रीज, रेनफॉल डिक्रीज, सो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज। अब हम लोगों ने ये क्या पढ़ा? लैटिट्यूड पढ़ रहे हैं ना, अल्टीट्यूड। नेक्स्ट पेज में अल्टीट्यूड का फिगर बनाते हैं। ये हो गया, ये मान लो पहाड़ है, ये क्या है? पहाड़ है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसी को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड। इसी को बोलेंगे एल्टीट्यूड। ठीक है, यहां पर भी ये होगा, पहाड़ के नीचे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है। क्या होता है? उसके बाद ऊपर में सब ट्रॉपिकल होता है, सेम चीज होता है ना। फिर ऊपर में टेम्परेट होता है, और सबसे ऊपर में जो प्लांट होते हैं उसको कहा जाता है अल्पाइन। क्या बोलते हैं? नाम सुने ना, पहाड़ के सबसे ऊपर में अल्पाइन ट्री पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी वही होगा, जैसे जैसे हम लोग ऊपर चलेंगे। बताओ टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा? जानते ही हो, देखते हो बड़े बड़े पहाड़ की चोटियों पे बर्फ जमा होता है, टेम्परेचर कम, रेनफॉल भी कम, ज्यादा वर्षा नीचे होता है, रेनफॉल कम हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी सबसे ऊपर में कम होगा। पहाड़ के ऊपर में आपको शायद मिले या ना मिले प्लांट वगैरह। हम लोग वाला पहाड़ नहीं, सब पहाड़ थोड़े ना है। हम लोग के गांव वगैरह में जो पहाड़ है वो तो छोटका पहाड़ी है, वो सब वो पहाड़ का गिनती में नहीं आएगा। समझ रहे बात को? पहाड़ मतलब हिमालय हो गया, अरावली हो गया, वो बड़ा बड़ा पहाड़ जो इसे देखो उन्हें लगेगा बाप रे बाप कितना ऊंचा है। ये सब तो छोटा मोटा है, पैदलों चढ़ के अति जल ढार देते हैं। समझ रहे बात को? तो रेनफॉल डिक्रीज, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज। ठीक है, यहां तक ये हमारा हो गया, सारा चीज हो गया अब, है ना। 20 पॉइंट पढ़ा है, 20 पॉइंट आप लोग के लिए, है ना, जो काम आएगा। लेटीट्यूड, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड तक हो गया, ये अल्टीट्यूड के बारे में था फिगर, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं मेन, अब चैप्टर पे ऑर्गेनिज एंड पॉपुलेशन था, है ना। तो पहले एक चीज पढ़ते हैं हम लोग, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच इंटरेक्शन। अच्छा, इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट डालेगा वही पॉपुलेशन पे भी डालेगा। पॉपुलेशन मतलब बताए थे, सिमिलर तरह के इंडिविजुअल को पॉपुलेशन कहते हैं, जैसे आदमी का पॉपुलेशन। तो किसी आदमी पे अगर कोई चीज इफेक्ट डाल रहा है, वो इफेक्ट आप पे भी डालेगा। दवा वो ऐसे ना बनाते जी, अगर कोई हम पे एक्सपेरिमेंट किया, हम बच गए, सही हो गए, तो सारा आदमी पे वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सारा फंक्शन ही सेम है, सब कुछ फंक्शन सेम है। तो इसीलिए अगर ऑर्गेनिज और एनवायरमेंट, अब इन्वायरमेंट क्या होता है? ऑर्गेनिज तो आप समझ गए हो, ऑर्गेनिज मतलब आप लोग समझ रहे हो क्या होता है? ये यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकता है। अब इन्वायरमेंट के बारे में सोचो, इन्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली बात ध्यान रखो, जैसे किसी एक चीज को पकड़ लो, जैसे खेत में कोई धान का पौधा लगा हुआ है, एक पौधा को पकड़ लो, उस पौधा को छोड़ करके उसके चारों तरफ जो भी चीजें हैं सब क्या होगा? एनवायरमेंट। चाहे दूसरा धान का ही पौधा क्यों ना हो, जैसे हमको छोड़ करके सभी चीजें क्या हो जाएंगी?
आप लोग भी मेरे लिए एनवायरमेंट हो, है ना। तो आप लोग क्या हो गए, बायोटिक। एनिमल क्या हो गया, बायोटिक। उसके बाद बैक्टीरिया होगा, फंगस होगा, और में वायरस भी होगा। ये सब बायोटिक कंपोनेंट हो गए एनवायरमेंट के। और ये सब क्या हो गए, ए बायोटिक। तो एनवायरमेंट के कितने कंपोनेंट हो गए, बायोटिक एंड ए बायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्या होगा, एनिमल, प्लांट, वायरस, बैक्टीरिया, यही सब होगा, कोई दिक्कत। लेकिन उसको थोड़ा स्टैंडर्ड टर्म में लिखेंगे। जैसे आप लोग को बोलेंगे तो आप लोग एनिमल कहलाओगे, ह्यूमन कहलाओगे मान लो। तो आप हमारे क्या हुए, ह्यूमन नहीं लिखेंगे, आपको हम कंपटीटर लिखेंगे। क्योंकि यहां पर हर एक जीव इकोलॉजी के अनुसार कंपटीटर हैं। मतलब सभी जीव नहीं है, लेकिन एक स्पीशीज के जीव आपस में क्या होते हैं, कंपटीटर। कोई किसी को मार के खा जाता है। जैसे हम लोग आज जाएंगे, आज मछली खा लेंगे, तो मछली, तो इसको कहा जाता है प्रीडेशन। क्या बोलते हैं, प्रीडेशन कहा जाता है। आपके बाल में जुए हैं, आपके शरीर में रह के अपना पोषण ले रहा है, तो वो होगा पैरासाइट। तो ऐसे लिखा जाता है स्टैंडर्ड टर्म में। एनिमल प्लांट नहीं लिखते हैं इकोलॉजी में। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब भक्षी, हाँ, कोई भी भक्षी हो जाएगा। प्रीडेटर मतलब कीड़ा मकोड़ा, प्लांट, सब प्रीडेटर हो सकता है बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। उसके अलावा प्रीडेटर के बाद पैरासाइट हो जाएगा। पैरासाइट मतलब परपोसी, इसी को ना बोलते हैं, परपोसी ही ना बोलते हैं। दूसरे पे पर मतलब पराया, पराये से पोषण लेना, परपोसी, पैरासाइट, है ना। पैरासाइट। उसके बाद कंपटीटर, कंपटीटर जो अभी आप लोग को पता चलता होगा एग्जाम देने में, कंपटीटर, है ना। लेकिन यहाँ एग्जाम वाला नहीं है, खाने पीने से हम लोग एक दूसरे के कंपटीटर हैं। लेकिन पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि हमारे पास अभी रिसोर्स बहुत है, आदमी को खाने के लिए बहुत है। वही आप खाने का लाला पड़ जाए सबके, पूरा देश में अकाल कभी कभी पड़ता है ना, तो उस समय पता चलता है हम कंपटीटर हैं। कल देखे थे हम फेसबुक पे 1980 या 70 में अकाल पड़ा था, तो वहां पर 5,000 या 10,000 लिखा, 10,000 आदमी ऊपर से फोटो लिया गया था। 10,000 आदमी अनाज के लिए खड़े थे और सबका शरीर सूखा हुआ था। बंगाल में पड़ा था एगो 1976 का मनवंतर अकाल, आप लोग सुने होंगे। बिहार में भी अकाल पड़ा था। तो उस स्थिति में पता चलता है कि हम लोग क्या हैं एक दूसरे के। अब सोचो कि वो अनाज को लेने के लिए क्या भगदड़ मचा होगा उस समय, असली में समझ में। अभी रिसोर्स ज्यादा है, खाने पीने का आजादी है, आत्मनिर्भर है हम लोग, तो पता नहीं चलता है। शेल्टर, खाने के लिए तो हो गया, शेल्टर मतलब जमीन, इसको जमीन समझो। अब थोड़ा सा कोई आदमी किसी को थोड़ा सा भी जमीन दे सकता है क्या आज के जमाने में, नहीं दे सकता है। तो सोचो कंपटीटर, लड़ाइयां हो जाती हैं, दुश्मनी हो जाता है, इसको बोलते हैं फॉर शेल्टर। आकाश बाबू लड़ाई नहीं करते हैं, है ना, कंपटीटर, है ना। उसके बाद देखो फूड, भोजन भी बायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन कौन सा भोजन, ऑर्गेनिक। जैसे आपके सामने मछली रखा हुआ है, मछली रखा हुआ है, तो वो बायो इन्वायरमेंट है आपके लिए, इन्वायरमेंट हुआ है ना।
मछली किसे है? आपका कंपटीटर है? अलग अलग जीव का अलग अलग होगा ना, मछली का मछली होगा, मेरे लिए तो कंपटीटर नहीं है। ठीक है, समझ रहे बात? अलग अलग जीव के लिए अलग है। अब एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट इसमें सबसे पेयर होगा एटमॉस्फेयर एयर। क्या होगा? एयर। एयर में याद रखना आप लोग, अब तो अरे भाई बहुत छोटा कर दिया सिलेबस। एयर जो है इसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 78.8%। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। 20.98%, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.003%। ठीक लिख रहे हैं ना इसको? एयर होगी, ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम होता है। उसके बाद एयर के बाद हुआ टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है जीवों को, है ना? ये क्या हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, इसको याद रखोगे आप, है ना? टेम्परेचर, ठीक है? टेम्परेचर अब हटा दिया है, समझ में नहीं आता है, इसमें बहुत चीज पढ़ना था। टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद क्या आ जाएगा? वाटर। वाटर जो है ना, यह जीवों के प्रभाव पड़ने वाला ये सेकेंड मोस्ट हो जाएगा, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, जो या जीवों को डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है, जीवों को इफेक्ट करता है। इसके बाद आपका लाइट आ जाएगा, इसका उतना कोई, लाइट का बस प्लांट के लिए इफेक्ट होता है, एनिमल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं। लाइट का इफेक्ट बहुत कम होता है, एनिमल पे कोई खास, लेकिन प्लांट को क्या फायदा है लाइट से? फोटोसिंथेसिस, ठीक है? लाइट। उसके बाद सॉइल, मिट्टी भी करेगी, सॉइल भी इफेक्ट करेगा, सॉइल पे भी डिपेंड होना पड़ता है। तो यह एबायोटिक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट, समझ गए? ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, ठीक है? जो जो इफेक्ट ये डाल रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म पे, चाहे ये दोनों फैक्टर है ना, इन्वायरमेंट है दोनों, तो ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट जो इंटरेक्शन कर रहा है, वही इंटरेक्शन पूरे पॉपुलेशन के लिए भी लागू हो जाएगा, ठीक है? अब एक और चीज पढ़ते हैं, इसको छोड़ते नहीं है, हालांकि हटा दिया गया है ना? रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। है, वो पुराना बुक है, पुराना है, नया वाला में नहीं है। हाँ, इसीलिए तो पढ़ा दे रहे हैं वो सब, जो नहीं दिया हुआ है ना, ये सब ये पूछ सकता है आपको बोर्ड में, ये इंपॉर्टेंट है। तो रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, कितना फैक्टर है इन्वायरमेंट का? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक वाला आगे पढ़ेंगे पॉपुलेशन में, कंपटीटर वगैरह। अभी क्या है? एबायोटिक फैक्टर आप लोग जानते हो, एयर, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, ये सब, लाइट, है ना? क्लाइमेट तो उसी में आ गया ना, सॉइल वाटर सब मिल गया, क्लाइमेट अलग चीज हो गया। तो रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, तो एबायोटिक फैक्टर करने, रिस्पॉन्स करने के लिए तीन तरह के एनिमल्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स टू कोप एबायोटिक फैक्टर, है ना? 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? रेगुलेटर, रेगुलेटर,
कन्फॉर्मर्स, और तीसरा पार्शियल रेगुलेटर। अब समझोगे जरा इसको, पहले एक फिगर बना दे रहे हैं साइड में। टेम्परेचर एग्जाम्पल में मान लिया, और इधर लिखते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे टेम्परेचर ही मान लेते हैं, ठीक है। इधर हुआ जीव का, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब हुआ, है ना, वातावरण का। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब शरीर के अंदर का, जीव का, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब वातावरण। तो वातावरण में क्या क्या है? लाइट है, टेम्परेचर है, एयर है, सॉइल है, ये सब है। तो देखो इस हिसाब से 3 प्रकार के आपको जीव देखने को मिलेंगे जो एबायोटिक जो रिस्पॉन्स अलग अलग करते हैं। जैसे रेगुलेटर वैसे जीव हैं, ध्यान देना, सुनना ध्यान से। रेगुलेटर वैसे जीव है कि वह अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, चाहे बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो या ना हो, ठीक है। जैसे बाहर का टेम्परेचर अभी मान लो 20 डिग्री है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 होता है। तो चाहे हम 0 डिग्री वाले क्षेत्र पे चल जाए, चाहे 50 डिग्री वाले क्षेत्र पर चल जाए, हम अपने इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री ही रखते हैं, हमारा चेंज नहीं होता है। मतलब बाहर चेंज हो रहा है लेकिन अंदर चेंज होने नहीं देंगे, वो रेगुलेटर होते हैं। लेकिन बाहर चेंज हो रहा है, अंदर भी चेंज हो रहा है, वैसे एनिमल कन्फर्मर्स होते हैं। और ऐसे एनिमल एक ही जगह पे रहते हैं, दूसरे जगह नहीं रह पाएंगे। जहां चेंज होने वाला जगह है वहां ये मर जाएगा। और पार्शियल रेगुलेटर मतलब समझ रहे हो, आधा रेगुलेटर होते हैं और आधा कन्फर्मर्स होते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखना जरा कि मान लो टेम्परेचर यहां आप 37 डिग्री रख रहे हो, मान लो, ठीक है। तो रेगुलेटर जो होगा ना, वो जैसे हम लोग 37 डिग्री ही टेम्परेचर रहेगा। तो देखो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, इसका बॉडी टेम्परेचर इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? कांस्टेंट ही है, बढ़ घट नहीं रहा है। लेकिन ये वाला देखो, तो ये हो गया आपका रेगुलेटर, मतलब जो अपने शरीर को रेगुलेट कर सके, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला जो है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये भी बढ़ते जा रहा है ना, उसका इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह का जो एनिमल है इसको कहा जाता है कन्फर्मर्स। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस पृथ्वी पर 99% एनिमल कन्फर्मर्स होते हैं। खाली मैमल्स और बर्ड्स ही रेगुलेटर होते हैं, स्तनधारी जीव और बर्ड्स। उसके अलावा जितने जीव हैं सब क्या है? कन्फर्मर, यहां तक कि प्लांट भी। इसीलिए ठंडा प्रदेश वाला प्लांट यहां नहीं होगा, गर्म प्रदेश में नहीं होगा, गर्म प्रदेश वाला ठंडे में नहीं होगा, क्योंकि वो कन्फर्मर्स हैं, चेंज हो जाएगा, मर जाएंगे वो। अब मतलब अपने आप को कांस्टेंट ही नहीं रख पाएंगे। काजू का यहां देखे हो कभी पेड़ वगैरह, या सेब का पेड़ कहां पड़ता है? कश्मीर वगैरह। यहां अगर होगा भी तो वो डेट कर जाएगा, वो सही नहीं होगा। बो देना अलग बात है,
बो देना अलग बात है, लेकिन यहाँ क्या पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। यहाँ अमरूद मिल जाएगा आपको जगह जगह, आम का मिल जाएगा। अब कश्मीर में आम दिखा दो, हमको नहीं मिलेगा। बो देना और उग जाना अलग बात है, लेकिन पाया जाना अलग बात है। जैसे हम लोग शेर को कभी खाते हैं, लेकिन कोई आदमी खा गया तो वो अलग बात हो, खा तो सकता है ना, पेट में जा सकता है। एक बात कह रहे हैं, जो नॉर्मल होना और ऐसे जबरदस्ती होना अलग बात है। बात को समझ रहे हो? तो ये कन्फर्मर, और ये क्या होगा, जाहिर सी बात है, आधा ये आधा ये, पार्शियल रेगुलेटर है ना। तो रेगुलेटर्स क्या होंगे? दोज एनिमल्स, है ना, दोज एनिमल्स कैन कीप constant internal body environment। इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट मतलब क्या हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन हो सकता है, वाटर और सॉल्ट, है ना, विथ चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ज्यादातर बॉडी टेम्परेचर ध्यान में रखना, बाहर चेंज हो रहा हो लेकिन अंदर वाला चेंज कांस्टेंट रख रहा है। तो इसके एग्जाम्पल याद रखना, है ना, बर्ड्स, मैमल्स, है ना, सम इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं। इसका कोई लेखा जोखा कहीं पर नहीं दिया है कौन से होते हैं, तो याद रखना सम इनवर्टिब्रेट्स, है ना, इनवर्टिब्रेट्स भी कुछ देखे गए हैं, है ना। अब इसका परिभाषा क्या लिखोगे? वही लिखोगे, दोज एनिमल्स कैन नोट लिख देना, खाली क्या लिख देना? कैन नोट कांस्टेंट इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट विथ चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 99% ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट याद रखना, है ना। यही कारण है बर्ड्स मैमल दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक, है ना, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह मिल जाएगा। पार्शियल रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर ये क्या होते हैं? इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पार्शियल रेगुलेटर, है ना, मतलब हाफ क्या होते हैं ये रेगुलेटर एंड हाफ कन्फर्मर्स। हालांकि हाफ लिखना सही नहीं है, मतलब ये रेगुलेटर भी होते हैं कुछ समय तक, कुछ समय तक ये रेगुलेटर रहेगा, उसके बाद गड़बड़ा जाएगा। जैसे ये क्या कहते हैं, उसमें क्या है कि उसमें टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, है ना, लेकिन कुछ देर बाद कांस्टेंट कर लेगा। तो मतलब उसमें कुछ समय तक रेगुलेटर का गुण रहता है और कुछ समय तक कन्फर्मर वाला गुण आ जाता है ना। तो इसका एग्जाम्पल वगैरह देख लो, श्रीयू एक याद रखना, श्रीयू एक पंछी होती है। तो ये हो गया आप लोग को, आप लोग के एनसीईआरटी से हटा दिया गया, बट मेरे हिसाब से ये पूछ सकता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट अब चलते हैं पॉपुलेशन एंड इट्स एट्रीब्यूट्स।
पॉपुलेशन, लो छोड़ दिया इसने, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चलो कुछ भी लिखा ना, उसके बाद पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, सही है ना? हाँ, पॉपुलेशन, हाँ नहीं, पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स है, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है? विशेषता। अब देखो ध्यान देना, हम मेरे अकेले में और हम सब में अंतर होगा। पॉपुलेशन में क्या क्या हो सकता है? अच्छा देखो, हम अगर हैं तो मेरा ही बर्थ होगा, मेरा ही डेथ होगा, लेकिन पॉपुलेशन होगा तो उसको कहा जाए, पूरे पॉपुलेशन में देखा जाएगा तो उसको बर्थ रेट कहा जाएगा, डेथ रेट कहा जाएगा, और अकेला ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उसका बर्थ, उसका डेथ। समझ रहे हो? जन्म और मृत्यु। तो हम लोग दोनों का परिभाषा लिखते हैं आगे, व्हाट इज, है ना? तो इसको जरा थोड़ा देख लो, थोड़ा सबको देते हैं 2-4 मिनट का, 2-3 मिनट का टाइम डेली देते हैं, नहीं तो सब पढ़ते पढ़ते बच्चा सब बोर हो जाता है ना? उसको देखो जरा सा।
अब आदमी भूल जाएगा, उसको आटा खरीदने नहीं आता है, आदमी जाएगा तो उसके पास खड़ा होगा तो बोलेगा मेडिकल निकाल लिया ये लड़का, वो सब क्षमा हो गया। तो आप लोग भी कम बुद्धि है, बुद्धि कम है मानते हैं, लेकिन एक बार सेलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद सारा झपा जाएगा, आपका उल्टे बड़ा होने लगेगा। कैसा था यार, कैसा हो गया, आश्चर्य कर दिया, मिरेकल हो गया। मिरेकल नहीं था वो, डेली वो क्लास करता था वो लड़का, स्कूल करता था, स्कूल में पढ़ाया जाता था, यहाँ पढ़ता था, और खाली जानते हो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ता था, फिजिक्स वही, फिजिक्स का क्लास नहीं पकड़ा था वही कॉलेज में ये क्या कहते हैं, वो जो स्कूल जाता था ना वही पढ़ाता था, वहाँ बोला था कि अच्छा मतलब जो टीचर था वो बढ़िया पढ़ाता होगा। एनसीईआरटी ज्यादातर देखते हो सीबीएसई स्कूल में, तो एनसीईआरटी वाला, अरे वही तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन में तो आ जाता है, लेकिन हम लोग देखते हो क्या करते हो, हम लोग को चैन ही नहीं। आप अगर कोई लड़का चाहेगा ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 5 महीना हो गया, वो छोड़ दो, उसके बाद उसको भी छोड़ दो, जैसे फरवरी में एग्जाम है, मार्च अप्रैल 2 महीना खाली, मई में तो एग्जाम ही है, 2 महीना कॉपी किताब सब बंद, खाली एनसीईआरटी का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, खाली उसी को पढ़ते जाओ, ठीक है, खाली उसी को पढ़ते जाओ, 2 महीना खाली वही पढ़ो। देखो नहीं आ गया 600 नंबर तो हमको बोलना, लेकिन कोई करता ही नहीं, करेगा वो, करेगा नहीं, वो गांठ मान लेता है, सर हमको कॉपी में इतना पढ़ा है, इतना में कैसे होगा। और एनसीईआरटी नहीं आ रहा समझ में तो गूगल लेंस है, एनसीईआरटी में गूगल लेंस ऐसे करो, आएगा, ट्रांसलेट कर दो उसको, हिंदी आ जाएगा, हिंदी लिखते जाओ, जहां दिक्कत हो रहा है उतने को, इतनी को दिया हुआ है, लेकिन वो करना ही नहीं है, नहीं करता है, कोई बच्चा ही नहीं करता, उसको संतुष्टि ही नहीं। मोबाइल भी नहीं था, नहीं कहाँ था, टिपटिपिया मोबाइल भी नहीं था, आप लोग के पास मोबाइल है तभी तो फलना का पढ़ते हो, चिल्ला का पढ़ते हो, है ना, है ना, वही चीज हो गया। तो रील्स कितना दिन देखोगे, 1-2 साल मजा आएगा, उसके बाद जब फिर कुछ कमाओगे नहीं तो जीवन व्यर्थ लगेगा, शादी के बाद तो बेलना चलना सब होगा, है ना। बढ़िया घर में शादी नहीं होगा अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो, हाँ तो इधर देखो, पॉपुलेशन के बारे में कौन जानता है भाई, पॉपुलेशन, व्हाट इज पॉपुलेशन। अच्छा ये हो गया, पॉपुलेशन मतलब क्या होता है भाई, है ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल आर कॉल्ड पॉपुलेशन। उसके बाद पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स मतलब विशेषता, ये अच्छा से लिखेगा, देखते हैं। नहीं होगा, छोड़ो इसको, ये टाइम वेस्ट करेगा, ये खत्म कर दिए है ना। पहला है पॉपुलेशन डिस्पर्सन, दूसरा है बर्थ रेट,
बर्थ रेट का दूसरा नाम क्या है? नेटेलिटी। एकदम याद करते जाओ क्योंकि एग्जाम के उपलक्ष्य पे याद रखना है ये सब। उसके बाद डेथ रेट। डेथ रेट को क्या बोलते हैं? मॉर्टेलिटी। इसको शॉर्ट में एन, कैपिटल एन, और इसको शॉर्ट में कैपिटल एम। डेथ रेट। इसके बाद होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। छठ पूजा में बिहार में भीड़ आ जाता है, फिर सब भाग जाता है, इसको बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन के बाद होता है एज पिरामिड। एज का पिरामिड, ई एफ। एज पिरामिड के बाद अब आता है आपका है ना, एज पिरामिड के बाद आपका आएगा माइग्रेशन हो गया, एज पिरामिड हो गया, उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी। जिसको हम लोग पीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडी। ई एफ, एफ के बाद जी, उसके बाद होगा पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म, है ना। तो यह जो है ये 3, 3, 6, 1, 7 और भी होते हैं जिसके बारे में हम लोग जी एच, सेक्स रेशियो होते हैं ना, 1000 फीमेल में कितने मेल हैं। तो क्या ये सारे चीज पॉपुलेशन की विशेषताएं हैं कि नहीं? बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन भी पॉपुलेशन ही करता है इधर से उधर, डिस्पर्सन, एज, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म, सेक्स रेशियो, ये सारे चीज आपके पॉपुलेशन के क्या हैं? विशेषता है। सबको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या होगा? पॉपुलेशन डिस्पर्सन। लेकिन सबका परिभाषा एक ही जैसा। पॉपुलेशन डिस्पर्सन पॉपुलेशन डिस्पर्सन क्या है? सबसे पहला, इन यूनिट टाइम, यूनिट एरिया, इन ए गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन। ये जितना भी हम लिखे हैं सातों आठों, सब में पहला पॉइंट यही रहेगा। क्या लिखेंगे? इन यूनिट टाइम, यूनिट एरिया, in a given condition, in a given environment, in given environmental condition, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ population, distribution of population, distribution of population is called population dispersion। सब में क्या होगा? सब में सेम। इन यूनिट टाइम, इन यूनिट एरिया, इन ए गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशन, इतना आपको सब में रखना पड़ेगा। एरिया चाहिए यूनिट टाइम में, इकाई क्षेत्र में, गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशन में। पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी घटना को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डिस्पर्शन। पॉपुलेशन डिस्पर्शन। तो पॉपुलेशन डिस्पर्शन 3 प्रकार का होता है। एक ही, दो ही, तीन ही, है ना। अब जैसे ये हो गया,
ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान। एक जो है उसको कहा जाता है रैंडम पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? ये है रैंडम, जहां मन तहां। ये देखो ऐसा है ना, एक ही जगह पे है, फिर नहीं है, फिर है। इसको कहा जाता है क्लैम्प्ड पॉपुलेशन, क्लैम्प्ड पॉपुलेशन। और देखो ये समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, ये वाला हर जगह इक्वली समान है ना। इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म पॉपुलेशन। और ये रेयर होता है दुनिया में। न्यूजीलैंड देखे हो? न्यूजीलैंड में देखना, एक घर वहां है तो एक घर वहां होगा, एक घर वहां होगा, एक घर, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट पूरा दिखेगा। यहां जैसा नहीं, घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर चढ़ा हुआ है। तो वहां पर एक तरह से बता सकते हो कि यूनिफॉर्म पॉपुलेशन है। एक घर वहां है, उसका अपना जमीन है, फिर एक घर वहां है, तो उस तरह का पॉपुलेशन क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। क्लैम्प्ड पॉपुलेशन हमारे इंडिया में बहुत है। जैसे गांव क्या हुआ, एक तरह का क्लैम्प्ड पॉपुलेशन। गांव के बाहर खाली खेत है, खाली है, या ऐसे भी देख सकते हो। रैंडम पॉपुलेशन ये भी मिल जाएगा इंडिया में, कहीं पे ज्यादा है ना। जैसे मार्केट है तो वहां पे बहुत ज्यादा मिल जाएगा, फिर मार्केट जैसे खत्म हुआ, खेत खलिहान स्टार्ट हो जाता है। तो रैंडम पॉपुलेशन तो अलग, खाली इंडिया नहीं, हर जगह आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। अब ये सारे पॉपुलेशन क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के सिस्टर पॉपुलेशन। क्या कहलाएंगे? सिस्टर पॉपुलेशन, एक दूसरे के बहने, आपस की बहने पॉपुलेशन कहलाएंगे, है ना। अब इनके बीच आना जाना, आदमी समझते हैं आप, आदमी है आना जाना, कहीं अमेरिका में बस गया, कोई इंग्लैंड में बस गया, कोई दिल्ली में बस गया, है ना, कोई पटना में बस गया, कोई गांव में बस गया। तो बसना तो होना ही है। तो ये जो आना जाना होता है, इसको कहा जाता है मेटा पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? मेटा पॉपुलेशन। मतलब क्या होता है? जब सिस्टर पॉपुलेशन में इंडिविजुअल आते जाते हैं, हिंदी में लिख दिए हैं। सिस्टर पॉपुलेशन के इंडिविजुअल का आना और जाना, इसको कहा जाता है मेटा पॉपुलेशन। ठीक है। ये हो गया आपका पॉपुलेशन डिस्पर्सन। मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन दिख गया आपको। डिस्पर्सन। ए के बाद आता है बी। बी इंपॉर्टेंट। बी इम्पॉर्टेंट। क्या नाम था? बर्थ रेट। बर्थ रेट, इसको शॉर्ट में बीआर भी कहते हैं। और इसका नेटिलिटी बताए ही है। नेटिलिटी को कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हो। बर्थ रेट क्या होगा? वही परिभाषा, इन यूनिट टाइम, इन यूनिट एरिया, इन ए गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन, वहां तक सब में सेम होगा, है ना। इन यूनिट एरिया, इन यूनिट कंडीशन, फलना चिल्ला, इन ए गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन क्या होगा, है ना। कंडीशन बर्थ ऑफ इंडिविजुअल, बर्थ ऑफ इंडिविजुअल कैसे होगा? दो तरह से बर्थ होता है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल, है ना। बर्थ ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड बर्थ रेट या नेटिलिटी। परिभाषा समझ में आ गया? अब देखो, इस पे क्वेश्चन आता है ना। क्वेश्चन दे रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखा है, यही आया ही आज तक और आता भी रहेगा। जैसे मान लो पिछले साल तक किसी तालाब में 20 लोटस थे, इस साल 8 नए लोटस आए, तो उसका बर्थ रेट क्या है ना।
लेट 20 lotus were in a pond last year and 8 lotus birth this year, then birth rate equal to what? तो बर्थ रेट क्या हो जाएगा? इस साल जितना जन्मा है बटा पहले जितना था। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, सोचिए। आपको नंबर दूसरा नंबर कर देगा, इस साल जितना जन्मा बटा पिछले साल तक जितना था, उसको कर दोगे तो बर्थ रेट भी वही हो जाएगा। नहीं बुझे? 2024 है ना, 2023 तक उस 20 गो था, 2024 में कितना हुआ? 8 गो नया जन्म हुआ। तो आपसे पूछेगा तालाब का बर्थ रेट बताइए लोटस का। हाँ, अच्छा वो सॉल्व बोल रहे हो? सॉल्व नहीं करना, यही लिखना है बस, सॉल्व करना नहीं है, इतना ही करना है बस, ठीक है। बर्थ रेट समझ में आ गया? डेथ रेट इसी का जस्ट अपोजिट है, BC। डेथ रेट DR है ना, या मॉर्टेलिटी बोलते हैं ना इसको, मॉर्टेलिटी। तो क्या होगा इसका परिभाषा? है ना, बताते जाओ। हाँ, ये तो अभी जन्मा है, अभी मारेंगे तब ना, वो तो क्वेश्चन अलग हो गया ना। अब देखो इधर क्या लिखेंगे, बताते जाओ। इन यूनिट एरिया यूनिट टाइम इन ए गिवन एनवायरमेंटल, नहीं हुआ जी? हाँ बोलो। इन यूनिट एरिया यूनिट टाइम इन ए गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन, है ना। हाँ, कंडीशन तक लिखोगे। डेथ ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से मर सकता है, इज कॉल्ड बर्थ डेथ रेट या मोर्टिलिटी, या मोर्टिलिटी लिख दोगे। फिर वही क्वेश्चन वही रहेगा। क्वेश्चन क्या रहा होगा? लेट्स 20 lotus were in a pond last year and 8 lotus, है ना, डेथ वही है दिस ईयर, तो निकालो E इक्वल टू डेथ रेट। तो क्या निकालोगे? गड़बड़ा गया तुम? 8/20 ना। अरे अपोजिट मतलब वो मरना जीना का मतलब है। रेट वैसे ही निकालते हैं। रेट कैसे निकालते हैं? बटा टोटल। तो यहां टोटल नहीं करना है, ध्यान रखना। ये नहीं कि 28 जोड़ देना, 8/28 हो जाएगा। मर गया मतलब होता है ना कि 28 कर देते हैं, 8/28 लिख देते हैं। एग्जाम में ये कंफ्यूजन हो सकता। सोचो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये सिली मिस्टेक हो सकता है। टोटल बोले थे मतलब पिछला साल जितना था बटा, है ना, उसको नीचे लिखना है, इस साल जितना है ऊपर लिखना है, बस जोड़ घटाओ कुछ नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़। तो B एंड C हो गया। अभी क्वेश्चन आने वाला है, अभी जहां से क्वेश्चन आए, ये सब भी क्वेश्चन ही आएगा। क्वेश्चन बताएंगे, इसी में से आएगा। कैसे आएगा अभी बताएंगे। इजी क्वेश्चन आता है।
इकोलॉजी का इजी क्वेश्चन आता है, नीट में थोड़ा कंसेप्ट नहीं है तो घुमा देगा वो। हाँ, यही सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वही, वो जो बायोडाइवर्सिटी वाला बताया ना, कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखना। वो अभी टाइम बहुत है, अभी 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 20 मिनट टाइम है ना। तो डेथ रेट, इसके बाद क्या था, माइग्रेशन। क्या था, माइग्रेशन मतलब क्या होता है, आना और जाना दोनों होता है ना। ये कितना नंबर होगा, डी होगा कि 4 होगा, माइग्रेशन। अब सब लोग जान ही रहे हो परिभाषा, इन यूनिट टाइम, इन यूनिट एरिया, इन ए गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशन, वहां तक तो पहुंचना है ही। गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसके बाद क्या होगा, माइग्रेशन मतलब इनकमिंग या आउटगोइंग इंडिविजुअल in a population is called migration। ठीक है, तो माइग्रेशन दो ही प्रकार का होगा, माइग्रेशन दो ही प्रकार का होता है ना। पहला जो होता है उसको कहा जाता है आई एम माइग्रेशन, इम माइग्रेशन, और ये एगो क्या होता है, ई माइग्रेशन। आई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन, कोई दिक्कत। आई मतलब आप लोग समझ रहे हो, आई मतलब इन होता है, ई मतलब एग्जिस्ट होता है, मतलब इनकमिंग, आने वाले पॉपुलेशन है ना, इनकमिंग, और ये आउटगोइंग। जैसे छठ पूजा में क्या होता है बिहार में, ई माइग्रेशन होता है, छठ पूजा के बाद ई माइग्रेशन हो जाता है ना। तो क्या होगा, इनकमिंग, इनकमिंग इंडिविजुअल, और यहां पे क्या होता है, आउट गोइंग। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन बढ़ाएगा, ये या ये वाला बढ़ा देगा, ये घटा देगा, और वहां वाला बढ़ाएगा है ना, जहां जा रहा है वहां का बढ़ा देगा, तो ये चीज हो जाएगा, इसको कहा जाता है माइग्रेशन। आकाश समझ गए, ध्यान ही नहीं दिया, अच्छा पढ़ लेना बाद में। तो इनकमिंग इंडिविजुअल, आउट गोइंग, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा देगा, ये घटा देगा, इसको याद रखना। इमाइग्रेशन को कैपिटल आई से भी डिनोट किया जाता है, और ई माइग्रेशन को कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। उसके बाद क्या था, माइग्रेशन के बाद एज पिरामिड, क्या आ गया, एज पिरामिड। डी के बाद क्या आएगा जी, ई, ई फॉर एप्पल होता है जी, तो क्या होगा, एज पिरामिड। एज पिरामिड, एज पिरामिड क्या होता है, एज पिरामिड एक पिरामिड होता है, वो भी किसका, एज का। एज का पिरामिड बनाना ही क्या कहलाता है, एज पिरामिड। लेकिन कौन सा एज, तो यहां पर जो एज लिखते हैं ना हम लोग, वो इकोलॉजिकल एज लिखते हैं,
क्या लिखते हैं? पिरामिड फॉर्म बाय इकोलॉजिकल एज इज कॉल्ड एज पिरामिड। पहले लिख देते हैं, उसके बाद इकोलॉजिकल एज क्या होता है। थोड़ा भाई ट्विस्ट तो रहेगा ना, बायोलॉजी है। डायरेक्ट थोड़ा लिख देंगे 10 साल 20 साल तो गड़बड़ा जाए। तो क्या लिखेंगे? द पिरामिड ऑफ ecological age is called age pyramid। अच्छा देखो, इसमें वो लिखना कहाँ सही नहीं है ना। ये तो एक पिरामिड बना रहे हैं हम लोग, एक कंसेप्ट बना रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब ये हम लोग तौल रहे हैं अलग अलग एज को, तो इसमें वो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो लिख भी दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। इकोलॉजिकल एज क्या क्या होगा? शादी से पहले का एज, शादी जब तक है वैसे नहीं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन जब तक मैच्योरेशन नहीं हुआ वो एज, उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज, मतलब वह एज जहां तक आदमी रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे फीमेल में मीनोपॉज हो जाता है 50 साल में, तो मतलब रिप्रोडक्शन क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद वाला पोस्ट रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव बीच में होता है, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, सिंपल सी बात है। तो क्या क्या लिखेंगे? प्री रिप्रोडक्टिव एज, एज मतलब ये शॉर्ट में रहेगा, बार बार नहीं लिखेंगे, है ना। रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। अब सब एनिमल का अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, अलग अलग होगा प्रीमेचुरेशन, है ना। अब जैसे देखो, एक एग्जाम्पल देते हैं, क्या देते हैं? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक वर्षीय पौधे, एक वर्षीय पौधे। तो एक वर्षीय पौधे जो होते हैं, है ना, उनमें जैसे देखो, उसका अगर लिखें हम प्री रिप्रोडक्टिव एज, है ना, रिप्रोडक्टिव एज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, समझ जाना, ये पोस्ट वाला ये प्री वाला है। तो बताओ, फूल आने से फूल आना पौधे में क्या कहलाता है? जानते हो? फूल आने से पहले प्री, उसके बाद। तो क्या होता है यहाँ पर? प्री रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है? लॉन्ग होता है। क्या होता है? मतलब छोटा होता है, बड़ा होता है, फूल आते थे बहुत टाइम लगता है। उसका रिप्रोडक्टिव क्या होता है? शॉर्ट होता है। और ये वाला तो फल आने के बाद, फूल आने के बाद जल्दी मर जाता है, वेरी शॉर्ट। तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होंगे। हमारे में देखोगे तो फीमेल के अंदर जैसे 12-14 साल तक माना जाता है प्री रिप्रोडक्ट, 14 से 50 तक रिप्रोडक्ट, उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब पिरामिड बनाते हैं, टाइप्स ऑफ पिरामिड। टाइप्स ऑफ एज पिरामिड। आप लोग का डेली क्लास होता तो खत्म हो जाता जल्दी ही, तुरंत। डेली के तो टाइप्स ऑफ एज पिरामिड, तो 3 प्रकार का एज पिरामिड आपको देखने को मिलेगा।
नहीं टाइम है ना, नहीं है, सारा टाइम मेरा खत्म हो चुका है। क्या बोले? ये क्या हो रहा है भाई? इसको काम कर रहा है, ज्यादा ही काम कर रहा है ना? अब देखो तीन प्रकार का है यहाँ पे, देखो ये हो गया प्री रिप्रोडक्टिव, ये क्या हो गया रिप्रोडक्टिव, और ये हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है ना। पोस्ट एक जगह लिख दिए हैं, एक जगह प्री लिख दिए हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखें कोई दिक्कत नहीं। ये प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव है ना, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब देखो प्री रिप्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, युवा वर्ग, ध्यान से समझना यहाँ पे। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, युवा वर्ग, युवा ही होता है ना, वो युवा ज्यादा है। उसके बाद शादी वाले मतलब टाइमिंग है ये, मतलब समझ लो एक तरह से। और उसके बाद मतलब बच्चे हो गए, बूढ़ा मरने तक का ये है। तो इस तरह का जो है एज पिरामिड जो होता है, इसको कहा जाता है एक्सपेंडिंग। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिंग टाइप। पूछा जाता है नीट में, क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग, या फिर इसको ग्रोविंग कहा जाता है। इस तरह का पैटर्न कहाँ है जान रहे हो? इंडिया में। हम लोग बोलते हैं ना इंडिया युवाओं का देश है, युवाओं का देश है ना, बोलते हैं ना। यंग एज वाले ज्यादा लोग हैं ना हमारे इंडिया में। देखो प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, इसका मतलब हम लोग ज्यादा बच्चे जन्म करते हैं, ठीक है, बच्चे ज्यादा है हमारे पास। उसके बाद रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो इसे भी बूढ़े लोग कम ही होंगे, ज्यादा एज वाले। लेकिन इसमें देखो दोनों क्या है, दोनों क्या है, लगभग इक्वल है। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जितने रिप्रोडक्टिव हैं उतने प्री रिप्रोडक्टिव, उतने बच्चे हैं। मतलब हम दो हैं, हमारे दो। ऐसा कहां संभव है? अमेरिका में। कहां है? अमेरिका में एक या दो ही बच्चे होते हैं, उससे ज्यादा नहीं जन्माएगा वो। जितना का वो लालन पोलन, सबको इक्वल रखना है, चाहे मेल हो फीमेल हो, इसलिए ज्यादा बच्चे ही नहीं करते हैं। दो को पालने का औकात है, दो रखेंगे। तीन पालने का तब तीन रखेंगे। एक पालने का औकात है, एक ही रखेंगे। वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का आपको एज पिरामिड क्या कहलाएगा? स्टेबल। कैसा कहलाएगा? स्टेबल होगा। और ये कैसा होगा? अमेरिका। यहां पर क्या है? रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, शादीशुदा लोग ज्यादा हैं, बच्चे मतलब वो बच्चे जन्म नहीं कर रहे हैं, है ना। मतलब शादी भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रहते हैं, बच्चे भी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर सुने होंगे कि वहां पर जाओगे, बच्चे जन्म करने के बाद वहां पर सरकारें घर वगैरह देगी, बहुत सारा आते रहता है ना। तो ये प्री रिप्रोडक्टिव कम है, ये उस देश के लिए सही नहीं है। हमेशा प्री रिप्रोडक्टिव या तो ज्यादा या इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह का जो, क्यों भाई? युवाओं से ही ना देश चलता है, युवा ही नहीं रहेंगे। अब बच्चे भी कम होते जा रहे हैं, अब ये भी तो कम होते जाएगा, ये और कम होते जाएंगे, पॉपुलेशन घट जाएगा, इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा वहां का। इसीलिए इसको कहा जाता है डिक्लिनी। क्या बोलते हैं इसको? डिक्लिनी मतलब पतन की ओर अग्रसर होना। पॉपुलेशन आपका गड़बड़ा जाएगा। बोलते हैं ना जिस घर में बच्चा नहीं रहता शांत रहता है ना, कहां से ग्रो होगा?
अब दो को आते, अच्छा इसे मानो दो को कपल से उसको बच्चा नहीं है, अब कपल से उसका बच्चा नहीं है तो उसका पीढ़ी खत्म हो गया। ऐसे पूरे गांव में हो जाए, पूरा गांव सुनसान हो जाएगा। या बहुत कम बच्चे हैं तो उस गांव का इकोसिस्टम, लड़ाई होगा तो लाठी उठी नहीं चल, ठीक है, तो वो हो गया। तो ठीक है, तो यहां तक आज हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद ये देखो कुछ ही देश है, नाम नहीं लिखा जाता है। तो समझ लो ऐसा ही कुछ कुछ देश हैं।